नमस्कार, मैं हूं कुमार आकेश। न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम अपने खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में बात करेंगे शुरू हो चुके नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के आखिरी दिन की। आज अमेरिका और भारत दोनों की ओर से संयुक्त साझा बयान जारी हुआ। मोदी के अमेरिका दौरे में कई ऐसी बातें हुई जो पहली बार हुई और आज भी कुछ ऐसा ही नया हुआ। साथ ही आज दोनों देशों की तरफ से एक विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ, चले साथ साथ। और आपको ये बता दें कि भारत के इतिहास में पहली बार वाशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार, जहां की भारत और भारतीय और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक कॉलम के लिए तरसते थे, वहां ओपेड पेज में दोनों की दोस्ती का विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया है। दोनों देशों ने आज दौरे के आखिरी दिन साथ साथ चलने का वादा किया, एक साथ मिलकर कई मोर्चों पर निपटने की बात कही और कई ऐसे विषय रहे जिन पर दोनों देशों ने मिलकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया। चलिए जान लीजिए कि क्या है दोनों देशों के साथ साथ चलने का विजन, जो कि अब बराबरी की बात हो रही है। आलोचक कह रहे थे कि नहीं, बराबरी की बात नहीं है। देखते हैं रिपोर्ट। मोदी ने रचा इतिहास, ओबामा के साथ संपादकीय लेख, चलें साथ साथ। अमेरिकी धरती पर कदम रखने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन अमेरिका में कोई ना कोई नया इतिहास रच रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों के टॉप नेताओं ने करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद एक साझा विजन स्टेटमेंट जारी किया। इसका नाम है चलें साथ साथ। लेकिन इससे भी ऊपर ओबामा और मोदी ने सभी को चौंकाते हुए संयुक्त रूप से एक संपादकीय लेख लिखा है। और यह संपादकीय लेख अमेरिका की शीर्ष अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपा है। चलिए आपको दोनों देशों के साझा विजन स्टेटमेंट के बारे में बता देते हैं। दुनिया के 2 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के रूप में हम साझेदारी के उन विजन को साझा करते हैं जिसके तहत भारत और अमेरिका सिर्फ 2 देशों के हित में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। हमारा इतिहास बहुत अलग है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसी आजादी सुनिश्चित करने की कोशिश की जो नागरिकों को अपना भाग्य तय करने और अपने सपने पूरे करने का मौका देती है। लोकतंत्र और आजादी के जरिए अपने लोगों को बराबरी के अवसर मुहैया कराना हमारा साझा मिशन है। हमारी रणनीतिक साझेदारी इसी बुनियाद पर टिकी है। कॉमर्स, स्कॉलरशिप, साइंस दोनों देशों को जोड़ते हैं। हर रोज अनगिनत तरीकों से दोनों देशों के नागरिक कला, संगीत, तकनीक जैसी चीजों में साझेदारी कर हमारे बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। हमारी रणनीतिक साझेदारी संपन्नता और शांति के लिए साझा प्रयास है। गंभीर सलाह मशवरे, साझे अभ्यास और तकनीक के आदान प्रदान से हम अपने इलाकों और दुनिया को शांत और सुरक्षित बनाएंगे। हम साथ साथ आतंकवादी खतरों का सामना करेंगे और अपनी धरती और नागरिकों को सुरक्षित रखेंगे। साथ ही मानवता पर आने वाले संकटों का भी हम सामना करेंगे। हम बड़ी तादाद में लोगों को मारने वाले हथियारों के विस्तार को रोकेंगे और परमाणु हथियारों को भी कम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये विजनरी स्टेटमेंट दोनों देशों के साझा बयान से अलग है। हम आपको बता दें कि इस तरह का विजनरी स्टेटमेंट पहले कभी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान जारी नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के अपने पहले ही दौरे के दौरान मोदी ने वो सब कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया अचंभित है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आपने देखा कि जो चले साथ साथ का जो विजन डॉक्यूमेंट है, किस तरह से अमेरिका और भारत में दोस्ती का एक नया इतिहास शुरू होने जा रहा है। जो कल था वो आज नहीं होगा और कल आने वाला कल और उससे बेहतर होगा। जो स्थितियाँ बनी है नरेंद्र मोदी के दौरे से, आपने मेडिसन स्क्वायर देखा, सेंट्रल पार्क में मोदी की रैली देखी और एक जो उत्साह देखा, जो अदम्य ऊर्जा का आपने जो प्रतिरूप देखा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे जो इतिहास रचा है, अपने आप में अविस्मरणीय है। साथ ही
जो बातें हुई हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट की बात है, बराबरी की बात। हालांकि कुछ मुद्दे इसमें छूटे भी हैं, कुछ मुद्दे आगे के लिए होंगे, और ये दौरा को आप कैसे देखते हैं, जब तक विजन डॉक्यूमेंट जारी होता है उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो एक बात हुई है, जो वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ने उस बात को उभारा है, पार्टनरशिप की बात कही है, पीस, लिबर्टी, इंड्योरिंग की बात है, कई सारी बातें हैं। हम तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं सुदेश वर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने मोदी के कार्यशैली को बहुत ही करीब से देखा है, शैली को भी और उनके स्टाइल और कार्य संस्कृति को भी। तो जो अमेरिका दौरा है सुदेश जी, इसको आप किस प्रकार विश्लेषित करते हैं, खासकर जो चले 7 साल का जो डॉक्यूमेंट है? देखिए, जब मोदी जी जा रहे थे अमेरिका, उस समय भी आपसे चर्चा होती थी, तो मैंने बताया था कि इट्स ए मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन। प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय है कि मोदी जी अमेरिका यात्रा किस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं। और आज हम बता सकते हैं कि आज प्रत्येक भारतीय बहुत गर्व से सर ऊंचा करेगा कि अमेरिका भारत को इतना तवज्जो दे रहा है, क्योंकि अमेरिका आज के दिन सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली देश है, जो हर देश जो है उसको चाहता है अपना दोस्त बनाए। और आज के दिन अब पहली बार इस तरह का कोई ज्वाइंट आर्टिकल आना, इस तरह कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आना, ये एकदम इंडियन यूएस रिलेशंस जो है इसको एक नए सिरे से लिखता है, इतिहास की रचना होती है। क्योंकि इसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तिगत तौर में एक ऐसे इंसान है कि उनसे मिलने के बाद आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप उनके दोस्त बन ही जाएंगे, ये उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति भी बन जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आपका कहना है कि ओबामा मुरीद हो गए नरेंद्र मोदी के? बिल्कुल। और इसके देखिए, रिलेशनशिप केमिस्ट्री होता है, और ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो क्रिटिक थे बोलते थे क्या ले आएंगे। पहले केमिस्ट्री का रिलेशनशिप मैच्योर होता है, उसके बाद कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, चाइना की हम बात करते थे, आपने देखा कैसे चाइना आपने बहुत अच्छी बात कही चाइना की बात। सुरजीत दासगुप्ता जी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, हमें क्या मिला चले 7 के विजन डॉक्यूमेंट के अलावा? जो ट्रेड रिलेशंस हैं, डायमंड्स को लेके, टेक्सटाइल को लेके, आयरन स्टील को लेके, ऑर्गेनिक केमिकल्स को लेकर के, एविएशन को लेकर के, इन ऑप्टिकल जो गुड्स हैं, इस तरह कई मुद्दों पे रिलेशन है, जिसमें टेक्सटाइल का 29.1% रहा है अब तक का। आपको लगता है कि इसमें जो आर्थिक जो मामला है, जो बात कही है नरेंद्र मोदी ने, एक्सपोर्ट करने की बात, मेक इन इंडिया की बात कही है, उसमें भारत को कितना लाभ होगा? जी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, यही स्वाभाविक है। ये पिछली सरकार की नाकामी कहनी पड़ेगी कि बीच में रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से मोदी जी इस दौरे को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ शो की बात नहीं है, या उन्हें देखने कितने लोग उमड़ आते हैं ये नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आप बात करें तो व्यावहारिकता में आप देखिए, वो जब बिजनेस क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, आमतौर पे क्या होता है, से मुलाकात हुई है उनके तमाम, लेकिन अभी भी वो एक थोड़े से खिंचे से हैं। मैं जो फर्क देख रहा हूं, आमतौर पे देखा जाता है कि जब आपके देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिल लेते हैं, इकट्ठे वो भी मिले, 11 व्यवसायियों से वो इकट्ठे मिले। लेकिन आपको पता होगा, व्यावहारिक जगत में जब आप इकट्ठे मिलते हैं तो काम की बात नहीं हो पाती है, वो मुलाकात की बात। अलग से वो 6 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारतवर्ष में लाखों की संख्या में नौकरी पैदा कर सकती है, विश्व स्तर पे मैटर करती है। यहां पर उन्होंने जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लॉन्च किया था यूएस दौरे से पहले, तो उन्होंने कहा था कि उनकी प्राथमिकता ऐसे एफडीआई होगी जो कि जॉब क्रिएट करे। और वहां पर लेकिन उसमें एक बात रह गई सुरजीत जी, चंद्रशेखर जी, उसमें अडानी तो गए, अंबानी नहीं जा पाए। क्या कारण है? ये अपने आप में विश्लेषण कारण है। साथ साथ एक मुद्दा जो है छूट सा गया है, हम इस पर भी विस्तार पर चर्चा करेंगे। यूएनएससी का मुद्दा, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है, और यूएन में जो जगह पाने वाली बात है, जहां हम बिछड़े हुए हैं नेहरू के जमाने से, वो मुद्दा कहीं चर्चा में नहीं आया। देखिए कुमार राकेश जी, पूर्व में सुदेश जी ने और सुजीत जी ने जितनी बातें कही, क्योंकि उसमें मैं जोड़ ही सकता हूँ उन बातों को दोबारा से। जी 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 जी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस पूरे यात्रा को अगर आप नज़दीक से देखें तो कहीं ना कहीं कद की बात करें तो मोदी जी ने अपने को ग्लोबल एक लीडर के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया है। और ये चीज़ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया मान रही है कि अचानक
ऐसा शक्ति अभी 100 दिनों में हमारी कोई चीज अभी दिखाई नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में किस तरह से होने जा रहा है, या जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही अमेरिका में जाने के बाद, चाहे वो एक ग्लोबल लीडर की तरह उन्होंने अपने पेश किया और जो बातें उन्होंने कही भारत को लेकर। लेकिन चंद्रशेखर जी, हमें क्या मिला या क्या मिलने की देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, जैसे अभी सुदेश जी ने कहा जी कि अभी क्या मिला और क्या नहीं मिला वो तो बात बहुत दूर की चीज है। हमारे रिश्तों में जो खटास थी या हमारे रिश्तों में एक ऊपर और नीचे का जो गैप था उसको हम लोगों ने बराबर किया। आज हम बराबर के स्तर पे आकर के बात करने की स्थिति में, कहीं भी बॉडी लैंग्वेज से कहें या प्रेजेंटेशन से कहें, मोदी जी कहीं ऐसे नहीं दिखाई दिए आपको कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं या ऐसे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं जहां वो अमेरिका से बहुत नीचे हैं या अमेरिका के आगे हाथ फैलाने वाली स्थिति में। उन्होंने अमेरिका को कहीं ना कहीं ये जताया कि नहीं, जितनी जरूरत हमको है उससे ज्यादा जरूरत आपको है, हम दोनों मिलकर के काम लेकिन जरूरत की बात जहाँ तक जयकांत मिश्रा जी, आप काफ़ी आपने देखा है करीब से मसलों को, और ख़ास करके जो मिलने वाली बात है, जो कि सुरजीत जी अभी बताने में लगता है कि आंकड़े आए तो फिर बात करें, तो आपको लगता है कि हमें इस यात्रा से, हालांकि कल देश आएंगे वो, तो आपको लगता है कि एक जो आभा मंडल के अलावा जो एक ह्यूमनशिप बोलें, ये जो एक ग्लोबल लीडर वाला जो भाव बोलें, एक अच्छी बात है राष्ट्र के सम्मान के प्रति, एक भारतीय के प्रति जो लोगों का गर्व से सर ऊंचा हुआ, उसके अलावा हमारे हाथ में क्या है? जो मैंने मुद्दा चंद्रशेखर जी से कहा, उनकी अपनी वैधानिक दिक्कतें हो सकती है कि यूएनएससी का मसला था, यहाँ आए थे वो हम पिछले दिनों पिछली सरकार में और बोल के गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जसवंत सिंह 1999 की से लेकर के 2004 तक जो सरकार रही, हजारों करोड़ रुपए उसके लॉबिंग में खर्च हो गए यूएनएससी के सीट को पाने के लिए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा आकलन है मोदी साहब का जो अभी काम करने का जो तरीका या जो विश्व भर में अपना एक छाप छोड़ने का जो तरीका दिखा कि इनकी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या खोएंगे, क्या लेंगे, इसकी समीक्षा तो बाद में की जाएगी। जयकांत जी, वक्त है छोटे से एक अपने अल्प विराम का, और इस विराम के बाद हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या होगी और कैसे होगी। अल्ब्राम का स्वागत है। अभी हम चर्चा करें, चले साथ साथ मोदी और ओबामा कैसे चलेंगे, कब तक चलेंगे, क्यों चलेंगे, इन सभी मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जयकांत मिश्रा जी बता रहे थे कि जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए, लेकिन जो ये दौरा है उसमें हमें क्या मिला और किस परिप्रेक्ष्य में इसे हम देखना चाहिए? मेरा ये मानना था, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि एक जो मोदी साहब की जो सोच है कि विश्व में भारत की एक जो पहचान बने या जो रिश्ते बने वो बेहतरीन बने, इसकी शुरुआत उन्होंने शपथ ग्रहण से शुरू की थी और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। देखिए, ये विजिट जो है, जो अभी ये जो अमेरिका का विजिट है, ये विश्व में एक ऐसा संदेश दिया है कि हमेशा जो लोग बोलते थे अमेरिका अमेरिका अमेरिका, अब वो भारत भारत और भारत और मोदी की आवाज आ रही है। कहीं से भी आपको 19 नहीं दिखाई है इस सब, ये जो विजिट हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के लिए। इसका आकलन आप कर सकते हैं कि मोदी साहब को क्या मिला, क्या नहीं मिला। इसका आकलन तो अभी बहुत सारा है, अभी 5 साल आपके पास पड़ा हुआ है, इसकी समीक्षा होगी, मोदी जी ने क्या वादा किया, मोदी जी ने क्या अचीवमेंट किया। लेकिन जो सोच है और जिसको लेकर के मोदी साहब आगे चल रहे हैं, खास करके विदेश नीति के ऊपर, वो बहुत बेहतरीन है। भारत के अंदर भी जो उनके संवाद हैं, जो मंत्रालय के काम करने के तरीके हैं, जो सेक्रेटेरिएट को काम करने के तरीके हैं, देखिए इतना आसान नहीं है सब चीज़ को पा लेना। व्यवस्था परिवर्तन करना पिछले 60-65 साल से पूरे सिस्टम एकदम बिगड़ चुका हुआ है और उसकी पहल बहुत 3-4 साल से देश के अंदर में आंदोलन से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें की गई जिससे कि वो व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो। उसमें विदेश नीति भी है देश की। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच, इन तमाम मसलों के बीच जयकांत जी, हम जवाब लेंगे चंद्रशेखर जी से कि इन तमाम मसलों के बीच जो हमारा सवाल है अभी भी अनुत्तरित है कि यूएनएससी को लेकर के या डब्ल्यूटीओ की जो बात हुई है उसको लेकर के, उसके आगे की बात है। माहौल बना अच्छी बात है, साथ साथ चलने की बात है, बराबरी की बात अच्छी बात है, लेकिन
राष्ट्र हित की जो बात है उसमें हम कहाँ चल पा रहे हैं? देखिए कुमार राकेश जी, जो सवाल को आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि किसी कारण से मैं बोल नहीं पाया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको एक जानकारी दूं कि अगर आप 3 दिन के विजिट देखें तो ओबामा जी से मुलाकात तो अब शुरू हुई है। खाने पे जो मुलाकात थी उस पर बात होने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने क्या चाहते हैं और किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, उन्होंने अपने जहाँ जहाँ भाषण हुए उन्होंने वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे एनआरआईज को वीज़ा देने का मामला हो। रही बात जिन मुद्दे की आप बात कर रहे हैं कि हमको वहाँ जनरल असेंबली में या जनरल असेंबली अलग मुद्दा है। मैं भारत अमेरिका संबंधों का परिप्रेक्ष्य में अलग बात है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो है, आप सिक्योरिटी काउंसिल के संयुक्त राष्ट्र परमानेंट महासभा की मेंबर बात- होने की बात जी, कर रहे हैं, जी, जिसको जी। हम लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात की बात दिलाना चाहता हूं कि कभी भी हिंदुस्तान को उस लेवल तक देखा नहीं गया कि क्या हम उस 5 या 8 लोगों के स्थायी सदस्य बनने लायक हैं या नहीं है। आज मोदी जी ने वो चीज करके दिखा दी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, करने लायक है, लेकिन आप देखें इतिहास को, सुदेश जी बताएंगे कि जब चीन को थाली में परोस के पंडित नेहरू ने दे दिया था, लम्हों ने खता की मैं सदियों वही सजा बात पाई। आपसे कह जी, रहा हूं ना, जी। आप मेरे को पूरी बात नहीं करनी थी। जी। मैं यही कह रहा हूं कि आज मोदी जी का जिस तरह से कद बड़ा है या जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और पूरे विश्व को अपनी बातों का लोहा मनवाया, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध किया है कि न केवल भारत बल्कि भारत का प्रधानमंत्री इतना सक्षम है कि अगर आप उसको इस तरह से नहीं देने वाले हो तो किसी न किसी दिन महसूस करा देगा कि आप बुला करके उसको भी आप ये कहेंगे कि नहीं साहब आइए हमारे सिक्योरिटी काउंसिल में आइए। इसलिए लॉबी करने की जरूरत नहीं सुदेश जी, है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप चंद्रशेखर जी। ये डिप्लोमेटिक की बातें हैं, बायलैटरल रिलेशन की बात है, परस्पर संबंधों की बात है। आप जिस ताकत की बात कर रहे हैं, जिस आशावाद के तहत बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से आप एक अति आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं, सुदेश जी, क्या लगता है कि नहीं, मैं डिप्लोमेसी में एक अति पूरी बात करूं। आत्मविश्वास की बात कहीं आती है? कुमार कहीं राकेश जगह? जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जी, ये पीछे 100 दिन या 125 दिन के अंदर आपने देखा है, मैं बात कर रहा हूं, जी, अमेरिका जी। यात्रा की बात कर रहा हूं। जी, जी। क्या आपको जितना चीज दिखाई दी है या अमेरिका की तरफ से जिस तरह से पहल हो रही है, क्या ये आत्मविश्वास का मामला है? नहीं, मैं कह रहा हूं जो हम कह रहे हैं वहां रिजल्ट दिखाई दे रहा है। चाहे ओबामा ने जिस तरह का प्रोटोकॉल रखा है या जिस तरह की इसीलिए बातें मेरा हुई हैं, सवाल, सुदेश जी, इसीलिए सवाल है जो बात कह रहे हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, बराबरी की बात भी ठीक है, हम चले गए मेडिसिन स्क्वायर में, एनआरआई की बात है, व्यवस्था का है, मैनेजमेंट है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारे हाथ में क्या? ठीक है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई कि पंडित नेहरू से गलती हुई थी, चाइना को थाली में परोस का आपने दे दिया था यूएनएससी की मेंबरशिप, लेकिन अब क्या और हम कैसे? देखिए, मुझे क्या लगता है राकेश जी, मैंने शुरुआत में बताया था कि केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं बात बोल रहे रिलेशन खराब था, यूपीए के समय कम हुआ। केमिस्ट्री का मतलब एक नया इक्वेशन क्रिएट करना। आप इनके विजिट को देखिए, जापान का, जापान से आपको कंक्रीट मिला $35 बिलियन। चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ है, आपने देखा हम लोगों ने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया, लेकिन देखिए कितना सुंदर रिलेशन बना कि आज चाइनीज ट्रूप विड्रॉ हो गई। कैसे विड्रॉ हुई? आज तक कभी हुआ था ऐसा? अगर ये रिलेशन नहीं होता तो नहीं होता। तो चाइना की फितरत है, चीन की फितरत है। और सुनिए, उसके बाद अरुणाचल की बात मोदी अधूरी है। मोदी जी ने यूएस में बोला, जब बोला गया कि चाइना में आप चाहेंगे कुछ आर्बिट्रेशन हो, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे रिश्ते चाइना से बहुत अच्छे हैं और हम बायलैटरली रिजॉल्व कर लेंगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और पूरा देश, अमेरिका, चाइना, जापान की बात नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी रशिया जाएंगे, जो जितने पावर्स हैं, सारा देश, पूरा विश्व देख रहा है इंडिया की बात कही कि ग्रुप में भरोसा नहीं, इंडिया की तरफ देख रहा है। G20, G7, G8 मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इंडिया की तरफ देख रहा है कॉन्फिडेंस से कि इंडिया के पास एक ऐसा लीडरशिप है। इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, लेकिन इंडिया में एक ऐसी लीडरशिप नहीं थी जिस पर पूरा विश्व ट्रस्ट कर सके। अगर चाइना आपका दोस्त है, अमेरिका आपका दोस्त है, रशिया आपका दोस्त है, तो उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसी लीडरशिप है जो डिलीवर कर सकता है। अगर ओबामा और मोदी साथ साथ एडिटोरियल आर्टिकल लिखते हैं, एडिट पीस आर्टिकल लिखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अमेरिका से तो बाढ़ लग जाएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप देखिएगा। वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, सूर्य से हम जवाब लेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं कि टेररिज्म से लड़ने की बात है, जिससे भी है, लेकिन वक्त है एक अल्पविराम का, और अल्पविराम के बाद फिर हम आप सामने हाजिर होते हैं।
अलविराम का आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिका के संबंधों की, और अभी ऐतिहासिक जो है समझौते पे दोनों में एक सहमति बनने की बात है। समय अभी चल रहा है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उसके तरफ, और जब लौट के आते हैं तो अपने पोटली में क्या लाते हैं जादूगर नरेंद्र मोदी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बातें हुई है पिछले 4 दिनों में और जो बातें हो रही हैं उस परिप्रेक्ष्य में सुरजीत जी क्या लग रहा है आपको कि कहाँ तक की संभावनाएं हैं व्यापार के बढ़ने को लेकर? ये संभावनाएं तो असीमित है, लेकिन जो आपने पिछले सेशन में जो मुद्दा उठाया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उस पर भी 2-3 लाइन में बोलना चाहूँगा जी प्लीज़। कि आज के डेट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट पाना एक ईगो और प्रेस्टीज इशू से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी अमेरिकन इंटरेस्ट जब हिट होता है तो बगैर यूएन के यूएस खुद अटैक कर देती है उस कंट्री को, चाहे वो इराक हो चाहे वो अफगानिस्तान। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। तो इसलिए वहां पर तो यूएनएससी का सबसे बड़ा पावर क्या है कि आपके पास वीटो पावर होता है, जहां पर 4 और देश अगर कुछ करने को कह रहे हैं, आप अकेले कह सकते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो वो वीटो पावर का ही जब कहने का आशय ये है जयकांत जी और सुदेश जी, क्या यूनाइटेड नेशन कमजोर हो रहा है? इसमें मैं और भी कहना चाहूंगा कि जनरल असेंबली में उन्होंने जो बात कही कि आप लोगों ने ऐसे गुट क्यों बना रखे हैं, कहीं G4 कहीं G7 की G20, ये यूनाइटेड नेशंस जी ऑल की तरह क्यों नहीं बिहेव करता? एक और बात उन्होंने बहुत जरूरी कही सैन्य के बारे में कि जो देश अपने जवान कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा नहीं जवान कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, उनको डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं बिठाया जाता है? तो इन सारी बातों को अगर आप एक साथ ले लें तो फिर यूएनएससी का कोई खास महत्व नहीं मतलब आपका कहने का आशय है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी हैं उसमें 2 बातें निकल के आती हैं, और जो आपका इंटरप्रिटेशन है, एक तो यूनाइटेड नेशन का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए जो स्थिति है, दूसरा कि क्या यूनाइटेड नेशन अपने स्तर पे जिस उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था कमजोर हो रहा है? सुदेश जी देखिए, मुझे लगता है यूएन कमजोर हो रहा है, इस पर तो कंसेंसस है लोगों का, क्योंकि यूएन को और डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। जो कंट्रीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इंडिया सैन्य बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और लेकिन इंडिया का से नहीं है, जिसकी बात सुरजीत जी बोल रहे थे, जो मोदी जी ने वहाँ बताया। ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये सब डिजर्विंग कंट्रीज हैं। अगर आपको यूएन को स्ट्रांग बनाना है, और एक्चुअली यूएन क्या है, तो साउथ अफ्रीका की बात करें, कोफी अन्नान तो वहां से रहे अफ्रीकन कंट्री से, और 2 टर्म उन्होंने सर्व किया। बिल्कुल, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब आप डेमोक्रेटाइज करेंगे, बड़ा करेंगे, तो नेचुरली आपका मोरल पावर बढ़ेगा। पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस मोरल पावर पर बेस्ड है। आज यूएस इसलिए ऐसा एक्ट कर पा रहा है कि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। और अगर मान लीजिए चाइना, इंडिया, रसिया, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज अगर मिल के करें तो यूएस को भी कंटेन किया जाता है। यूएस दादा नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि यूएन को डेमोक्रेटाइज किया जाए, यूएन को एक्सपैंड किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल को, और जो डिजर्विंग कंट्रीज है, जिन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है और जो कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, जैसे इंडिया तो नॉन अलाइनमेंट से भी कंट्रीब्यूट करता रहा है, तो उनका हक बनता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, और मुझे लगता है हम लोग उस रिजोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जयकांत जी, जो बात सुरजीत ने उठाई है कि ये मुद्दा है, मोदी की यात्रा, अमेरिका का रिस्पांस, ओबामा के साथ दोस्ती, खास करके वो ब्लेयर हाउस में जहां उनको रुकवाया गया, पिछले 10 वर्षों में कोई हमारा प्रीमियर नहीं रुका, एक सम्मान की बात हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी रुके वहाँ पे। तो ये जो बात आ रही है यूनाइटेड नेशन से निकल करके फिर अमेरिका के संबंधों में, इसमें आप किस तरह देखते हैं? भारत की मजबूती या साथ साथ चलने की प्रवृत्ति, या फिर यूएन का जो कमजोर होने की जो बात? देखिए, मेरा इसमें आकलन ये है कि उस व्यक्ति का सम्मान किया गया जिस व्यक्ति को उन्होंने वीज़ा तक नहीं दिया। सवाल ये नहीं है कि हालांकि ये मुद्दा अलग था कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। नहीं, मुद्दा बेशक अलग हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों को और आज को अगर जोड़ करके देखा जाए तो उनका जो बिहेवियर उस समय था और आज के समय में है, देखिए कभी कभी क्या है कि सरकार भी हेल्पलेस हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े जो देश के उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग भी अगर चाहें कि मैं इस तरह से कर दूं तो नहीं कर पाते। वो अमेरिका में दिखा है। अमेरिका में अमेरिका के अवाम जो है, हमारे अमेरिका की जो जनता है, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, एनआरआई हो, सारे लोग सड़कों पे उतर करके, और मोदी जी का जब सम्मान और स्वागत के लिए सड़कों पे मोदी का, देखिए परसों मैं देख रहा था कई लोग गाड़ियों के ऊपर टैटू बना लिए, बॉडी के ऊपर टैटू बनाइए, मोदी
नंबर प्लेट के ऊपर मोदी लिख करके चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये उस देश का चाहने वाले लोगों का ये जो प्रक्रिया है वो दिखती है। आपने संभावनाओं के बारे में संभावनाओं पे एक खबर है कि सुबह जो है अमेरिकी समय सुबह 9 बजे और भारत के समय शाम 7 बजे जो औपचारिक मुलाकात की बात थी, तो उसमें व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि दोनों नेता भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को विस्तृत और मजबूत बनाने के लिए आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो एक डेवलपमेंट है, और दोनों देश जो है संयुक्त अभ्यासों की साझा प्रौद्योगिकी की कल बात हो रही थी कि उत्तराखंड में कुछ अमेरिकी जो हैं वहाँ पर अपने सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं कि पहाड़ पे कैसे चढ़ना है। इसके पहले भी एयर क्राफ्ट को ट्रेन की बात आई थी अमेरिकी मदद से, और उसको किस तरह से कर रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये जो रणनीतिक साझेदारी है, और ख़ास करके हम ट्रेड के मामले में भी हैं, मिलिट्री के मामले में भी हैं, न्यूक्लियर के मामले में, लेकिन आगे जो एक बराबरी की बात है जो चंद्रशेखर चर्चा कर रहे थे, उस बराबरी को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं आने वाले दिनों में? जी, कुछ जगहों पर तो बात काफ़ी आगे बढ़ेगी और कुछ जगहों पर रुकी रहेगी। जो आगे बढ़ेगी वो बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने पिछली बार भी जब चैनल 1 पे मैं आया था तो मैंने कहा था कि जैसे वहाँ एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो एक ऐसी डिफेंस मशीनरी और इक्विपमेंट की कंपनी है जो एक एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तरसती है। अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से छूट जाता है तो हजारों की नौकरियां चली जाती है वहां पर। इसी प्रकार से आप देखिए कि आज यूएस सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है इंडिया का, और मोदी ने यह मंत्र दिया है कि मेक इन इंडिया। तो जब, और यहां पर उन्होंने ये भी पॉलिसी की घोषणा की है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में हम बहुत आगे जाएंगे। जहां पर बात रुकी हुई रहेगी, जैसा मैंने कहा, वो है जैसे न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल है। वहां की जितनी कंपनियां हैं वो कह रही है कि हम इतना बड़ा, अगर हादसा हो जाता है कोई किसी भी सिविलियन फैसिलिटी पे, तो हम इतना बड़ा पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, और उसमें भारत भी बिल्कुल अड़ा हुआ है कि हम इससे कम में नहीं जाएंगे। तो वहां पर शायद बात कुछ ज्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो देखा गया है अमेरिका और भारत के रिश्तों में कि किसी एक मुद्दे पर बात जब अटक जाती है तो पूरा का पूरा रिश्ता खराब नहीं होता, दूसरे क्षेत्रों में बात आगे बढ़ जाती है। एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो एक परस्पर संबंध है दो देशों के बीच में, ऐसी कई बातें आती हैं। एक विराम की बात आती है, रुकावटों की बात आती है, फिर चल पड़ती है चीजें। चूंकि एक विदेश नीति का मामला, विदेश नीति एक अस्थायी भाव है, उस नीति में यदि ऐसी स्थिति होती है चंद्रशेखर जी, उसको हम कैसे, मैं थोड़ा इसमें ऐड करूं राकेश जी, सुरक्षा वाला भी मसला था जिसमें दो इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल इशू जो आप पूछ रहे हैं। एक इशू ये कि देखिए आज तक क्या होता था, इंडो यूएस रिलेशंस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते थे। अब जो है इसको स्केलेट करके रिश्ते को यहां तक ले जाने की बात हो रही है कि आप ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन करिए, सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन करने से नहीं होगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। और दूसरा जो बहुत बड़ा वो मुद्दा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत बड़ा मुद्दा है, वो किस तरह से ट्रांसफर होगा, हमारी शर्तों पे या उनकी शर्तों पे। दूसरा जो इशू है राकेश, जिसके लिए पिछली सरकारों ने कई बार वकालत की लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। दूसरा जो इशू है राकेश जी, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इसको जानते होंगे, वो भी चाहेंगे जवाब इस पर। दूसरा इशू है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है। जब मोदी जी ने बताया कि हम स्नेक चार्मर से आज माउस से पूरे विश्व को हिला देते हैं, तो वो क्या बता रहे थे कि इंडिया का स्ट्रेंथ जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, वहां इंडिया के पास बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप चाहते हैं तो इंडिया जो एक्सपोर्ट क्या कर सकता है, मैन पावर कर सकता है, ट्रेन मैन पावर इंडिया के पास है, इंडियन ब्रेन रिकॉग्नाइज्ड है। तो यूएस जो है वीजा रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू हमारे कोटा फिक्स कर देता है, तो वहां इंडिया जरूर कोशिश करेगा कि वो बढ़े, और इंडियंस जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी यूएस मार्केट को एक्सेस मिले, वहां जॉब मिले। ये बहुत बड़ा इशू है, मुझे लगता है ये इशू पर भी बातें होंगी। नहीं, इस पर बात होने की बात है और बातें चल रही हैं। जयकांत जी, ये जो स्थिति बन रही है पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत अमेरिका के संबंधों में सिंस 1949 से लेकर आज तक, फिर 98 से लेकर के 2008 तक, और उसके पहले जब क्लिंटन रहे तो, जब डेमोक्रेटिक पार्टी रही तो, और आज की जो स्थिति है, इसमें जो एक गर्माहट तो दिख रही है, लेकिन उस गर्माहट के आगे क्या? देखिए, अभी वही बार बार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि मोदी साहब जो गए हैं वहाँ का पूरा क्या निकल करके आएगा, तो इसकी समीक्षा तो की जाएगी। लेकिन एक चीज़ अभी जो पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि फॉरेन पॉलिसी के साथ अमेरिका के साथ हमारा एक समस्या है सुरक्षा का। जो एयरपोर्ट के ऊपर ये हमारे साथ हमारे कई बड़े सम्मानित लोगों के
पूर्व हाँ। राष्ट्रपति के जी, जी, को हाँ। डिफेंस शाहरुख खान मिनिस्टर के, को, डॉक्टर शाहरुख कलाम के खान साथ, जी, को। जी। देखिए बहुत सारा खान के नाम पे जॉर्ज- इनकी बौखलाहट आ जाती जॉर्ज है। फर्नांडिस के साथ। खान का नाम जैसे ही सुनिए इनके कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं जैसे हम लग रहा- कंप्यूटर खान के नाम पे स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल, जब तुरंत ऑन वो करते हैं, साइड कर देते हैं। बोलते हैं तो कहते हैं तो वो, जी। जो कंट्री पूरे विश्व में लेकिन वो अपने आप पाकिस्तानियों को खबर नहीं है, पाकिस्तान के खान को लेकर उनका कंप्यूटर देखिए, खड़कता नहीं है, हर एक लेकिन कंट्री इंडियन के- बिल्कुल जी, उनकी जी। पॉलिसी कहीं कहीं पे उनकी पॉलिसी बहुत नाजुक हो जाती जी, है, जी। कहीं कहीं पे बड़ी सख्त हो जाती है। आप मोदी के साथ इतने सख्त हो गए और पाकिस्तान के साथ इतने आप पोलाइट हो गए। ये दोहरी कभी कभी ये जो मानसिकता है वो जो निकल करके आती है वो सही नहीं आता। इसीलिए हम बार बार कोई भी बात कहने से हिचक रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी हो जाएगी कोई कह देना कि मोदी साहब पता नहीं क्या चीज लेकर के हाँ, चले चमत्कार आएंगे। कर देंगे, चमत्कार लेकिन कर हाँ, देंगे। एक मैसेज तो गया है, एक अच्छा देखिए, माहौल बना है, बहुत सारा जी, एक देखिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बहुत दिखा है। मोदी साहब की एक स्टाइल है, ब्रांडिंग करने के मास्टर है। मास्टर। तो जो ब्रांडिंग करते हैं यहाँ ब्रांडिंग के ब्रांडिंग मास्टर, उस पर भी गुजराती, उस पर भी सीएम रहते हुए उन्होंने जो अनुभव लिया, कई सारी बातें। लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे आपकी ब्रांडिंग नहीं चलेगी। आपका आदान और प्रदान होगा और फाइलें इधर से आप उधर जाएगी। यहाँ ब्रांडिंग, हाँ माहौल आप बना सकते, क्योंकि ब्रांडिंग से कोई वोट मिलने वाला नहीं है। वोट इस कंट्री में हालांकि मिलेगा। वोट की बात नहीं है जयकांत जी, वहां पे चंद्रशेखर जी, वहां एक माहौल के साथ साथ अपने देश को और दूसरे देश के बीच जोड़ने की बात है। इस मुल्क के उन तमाम लोगों को जवाब देना पड़ेगा आकर के कि सुरक्षा के नाम पे आपने क्या क्या फैसला लिया। बहुत बड़ी बात है कि आप एक दो चीजें और जोड़ना चाहूंगा बीच में। जैसे भाई साहब बता रहे थे न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल की बात कर रहे थे, इस पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा WTO एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान और US हाँ, के उन्होंने बीच कल में। भाषण में बोला भी कि नहीं, हमारे लिए कि- उतना ही मुद्दा है जितना हाँ, संबंध और है। इसके अलावा जो हम लोग बात करें आतंकवाद पर, तो जिस तरह का उन्होंने अपनी उसमें बात में कहा था कि भाई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म पे, इस पे निश्चित रूप से बात होगी। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो अमेरिका और भारत के बीच में निश्चित रूप से निर्णय होना या उस पर चर्चा होना, उससे अमेरिका कैसे देखता है वो अभी थोड़ी देर में जैसे वहाँ चर्चा शुरू हो रही है उसमें निकल करके आएगा। इसके अलावा जो अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है या हम बात कर रहे हैं कि हमारा वीज़ा की बात हो रही है कि हम लोग को भी वीज़ा आसान करना चाहिए जिससे कि हमारे जो टेक्नोक्रेट है वहाँ जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मेरा इसमें थोड़ा सा राय मेरी थोड़ी सी बदली हुई है इसके अंदर से, कि मेरा ये कहना है कि जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे अभी हैं, खबर आई है कि मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और अभी जो उनकी वार्ता होने वाली है, जी। विजुअल्स देख रहे हैं और इसके बाद फिर आगे दोनों की वार्ता के बाद वो चीजें सामने आएंगी। मेरा एक कहना है कि जब हम काम कर रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया पे बात कर रहे हैं, जब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने की, बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, बात कर रहे हैं एक स्वच्छ भारत की, तो उसके पीछे हम अपने लोग एक्सपोर्ट कितने करते हैं। हालांकि मोदी जी ने कहा है कि हम नर्सेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी हाँ, हमारे 65% जो है, जी, लेकिन जी। साथ में जितना बड़ा हम मार्केट को पकड़ने जा रहे हैं, हम FDI ला करके जिस तरह से हम अपने यहाँ उद्योग लाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा अपना मैन पावर यहाँ बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है, क्योंकि हम केवल अपने देश के लिए माल नहीं बनाने जा रहे हैं, हम उस देश के माल को एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा टैलेंट की बात मेरा नहीं। यहाँ पे ये कहना मेरा है ये कि कहना है। अमेरिका को भी अपने विदेश नीति के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। अमेरिका, जैसे इसलिए है, सुन लीजिए, इसलिए है कि आप तो एक तरफ पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा मानते हैं, रातों रात वहां से एक आतंकवादी को मार के उठा करके ले गए, ये आप प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ये आतंकवादी अड्डा है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि दाऊद इब्राहिम उस कंट्री में, सुन लीजिए, दाऊद इब्राहिम उस कंट्री में बहुत 20 साल से उसकी सुरक्षा है और भी बहुत सारे आतंकवादी हैं। इसके बावजूद आप आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, आप बैन करिए ना उसको। इसका मतलब यह है कि आप अलग अलग नीतियों के साथ विश्व के अंदर हर एक कंट्री के साथ आपकी नीति अलग अलग है। देखिए, ये देखने वाली बात है, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। नहीं कुमार जी, ये बात तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने इशारे में बहुत अच्छी तरह समझा दी थी। अगर आप याद करें, जनरल असेंबली में जब भाषण दिया तो उनको आपको याद होगा, आप यूएन सिक्योरिटी और इन सब की बात पर चर्चा हो रही थी, उस समय बोल नहीं पाया। उन्होंने पाकिस्तान वाले मामले में सीधा सीधा कहा आपको बात करनी तो बायलैटरल होगी। इसमें पाकिस्तान का आप जो बात उठा रहे हैं, पाकिस्तान का मसला हमको पता है, भारत को पता है, अमेरिका को पता है, ये भारत की संसद, यही मैं बात कश्मीर के मामले पे एक मैं यही बात आपसे कहना वहां चाहता हूं पे कि कोई इस मुलाकात में, थर्ड पार्टी इस मुलाकात की बात ही नहीं इस है। मुलाकात के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है
कि आतंक वाले मुद्दे पे, जैसा कि मिश्रा जी लेकिन कह रहे हैं, जयकांत जो इशारा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो अमेरिका करता रहा है, ये इतिहास भी है, इसका फैक्ट्स भी है कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ गर्मजोशी से भारत की तरफ उठाते हो, दूसरी तरफ जो एक है हाथ जो है उनकी तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ होता है। इस स्थिति में मुझे लगता है कि धीरे धीरे सुधार होगा। इसलिए भारत के लिए संभावनाएं अधिक इसलिए है कि अमेरिका एक ऐसा सुपर पावर है जिसका धीरे धीरे ही सही पतन हो रहा है, बहुत धीरे लेकिन पतन हो रहा है। आज मतलब घोल लग चुका है। जी। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे रोनाल्ड रेगन के जमाने में हुआ करता था, बराक ओबामा के जमाने में नहीं है। जी। इस वजह जो से रूजवेल्ट के जमाने में था वो आज नहीं है। जी। जो ट्रूमैन के जमाने में था वो नहीं। जी। तो इस वजह से इस सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका का अगर कोई साथी हो सकता है, और जूनियर एलाई नहीं बल्कि बराबरी का पार्टनर हो सकता जो आज है, कही गई है, जो चाइना को बैलेंस कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात आपने कही, चाइना को बैलेंस कर सकता है, और जिस पर आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि इसका मिलिट्री सिविलियन कंट्रोल में है, अनलाइक पाकिस्तान वहां जो है सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री के कंट्रोल में है। तो ऐसा एक देश जहां लोकतंत्र है और जो जीवंत लोकतंत्र, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर अमेरिका का साथी नहीं होगा और इसकी शर्तों को अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो किसकी शर्तों को मानेगा? सुदेश जी बात कही कि जो अमेरिका का हश्र है, जो यूएन का हश्र हो रहा है, समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। क्राइसिस में अमेरिका आर्थिक तौर पे भले वो सुपर पावर रहा हो या है, लेकिन आज की स्थिति में क्राइसिस, फाइनेंशियल, मैं नहीं मानता हूँ राकेश जी। अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और जैसे हम लोग चाइना से कंपेयर करते हैं तो हमें अपना बारे में पता लग जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं जो आंतरिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, देखिए तो पता है। देखिए आज इशू क्या है, इशू जो आप बता रहे हैं, जो आपने पाकिस्तान की बात की, जयकांत जी ने भी बात की, देखिए पाकिस्तान हिस्टोरिकली अमेरिका के साथ गया। हम इस मुद्दे पे सुदेश जी हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है एक अल्पविराम का, उसके बाद हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिका संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, जो वाशिंगटन पोस्ट में संपादकीय पृष्ठ लिखा चले, साथ साथ उसके जो आउटकम है, उसके जो निष्कर्ष हैं, और जो अभी बातचीत चल रही है अमेरिका में ओबामा और मोदी जी के बीच, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी आप चर्चा बता रहे थे सुदेश जी कि जो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में, और जो पाकिस्तान का जो एंगल है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी हिस्टोरिकली, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट बोलने के बाद भी पूरा का पूरा रशियन कैंप में जा चुका था। ऐसे में अमेरिका नहीं ट्रस्ट कर सकता था इंडिया को, और ये आहिस्ता आहिस्ता
अब चूंकि वर्ल्ड जो है डिफरेंट हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट डेवलप होगा। अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान में रहना, उसके अपने हिस्टोरिकल रीजंस हैं, नहीं रहेगा तो पाकिस्तान नहीं, उनके हिस्टोरिकल रीजन नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में आज भी भारत को शुरू करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए पाकिस्तान को शायद नहीं, ये हम लोग सोचते हैं। हकीकत क्या है, जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है अगर अमेरिका न रहे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है उसको कौन कंट्रोल करेगा यही नहीं मालूम है। इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, इंडिया और अमेरिका के बीच में जब रिलेशनशिप सुधरेंगे वो भी अलग कहानी है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, उसके पीछे की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ पर। इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है स्ट्रेंथ पर चलेगा, नहीं, यहाँ और आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आएंगे। और इंडिया नेचुरल एलाई है यूएस का, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि पहली बार जो चाइना का, जो चीन का एंगल है, उस चीन एंगल में सुरजीत जी हम उसको किस पर, चीन और पाकिस्तान, भारत अमेरिका के संबंधों में यदि आप याद करें पिछले दिनों को, तो एक नया समीकरण विकसित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, भारत, चीन और रूस का। इस त्रिशक्ति को लेकर के अमेरिका चिंतित हुआ था। जो ब्रिक्स का मामला है उसमें भी अमेरिका को चिंतित करने वाला है। अभी सुदेश जी ने बहुत बड़ी बात कही, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको लेकर के इंदिरा गांधी ने एक 101 देशों का संगठन खड़ा किया था। इन तमाम पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं उसमें हम कहाँ स्टैंड कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका का चीन के साथ रिश्ता, अमेरिका का भारत के साथ रिश्ता और भारत का चीन के साथ रिश्ता, ये तीनों अलग अलग समांतर चलते हैं। तो ये जब समानांतर जब चलते हैं, इसमें हिसाब ये होता है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था बने जहां पर कोई किसी पर मिलिट्री द्वारा हमला ना करे, लेकिन दबाव बनाए रखे, लगातार दबाव बनाए, संबंध हो, स्वतंत्र परस्पर विश्वसनीय संबंध। इसी दबाव के खेल में अर्थनीति भी आ जाती है। इसमें जैसे जितने भी व्यवसायी हैं अमेरिकी मूल के, उनका एक लक्ष्य होता है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन कहां पर हो। इसके लिए वो आज तक चीन में भागते थे, लेकिन वहां पर लो कॉस्ट प्रोडक्शन तो है, क्वालिटी नहीं है। आज दुनिया जो है चीनी माल से रो रही है, खरीदती है, टिकाऊ नहीं होती वो जो सारी चीजें जो है। लेकिन एक भी तथ्य है कि जो चीनी वस्तुएं हैं, जहां के अमेरिका, कनाडा, साउथ और नॉर्थ अमेरिका फटा पड़ा है, कई कंट्री यूरोप के फटे पड़े हैं, तो सिर्फ लो कॉस्ट के सहारे आप बहुत दूर तक किसी देश के अर्थव्यवस्था को नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से धीरे धीरे, क्योंकि ये जितने भी व्यवसायियों से मोदी भी मिले हैं, उन सबसे उन्होंने कहा है कि आप आज तक जितने भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, आगे से आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद बिल्कुल उनका रुझान होगा कि भारत में इन्वेस्ट करें बजाय कि चाइना में। इसलिए यहाँ पर भी एक थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा कि हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, जहाँ तक व्यापार और टेक्नोलॉजी की बात है वहाँ तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस तरह के संबंधों की बात है कि वो पाकिस्तान पे नकेल कसें या इस तरह के, मुश्किल संभावना बहुत मुश्किल लगती है। उसके कई कारण हैं। वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक मजबूत देश है, दोस्ती होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, लेकिन भारत को डराने के लिए पाकिस्तान को एक रखना बहुत जरूरी है। उसको सही, ऐसा मेरा मन है। ये साउथ एशिया की जो नीति है, अमेरिका का जो साउथ एशिया डेस्क है और जो सार्क, जो उनके जो रणनीतिकार हैं, उसमें ये मुद्दा है कि पाकिस्तान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, और गाहे बगाहे चीन को भी वो कहीं न कहीं लूप में रख के काम करना चाहते हैं। सुदेश जी, जो स्थितियाँ बनी है, ये भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी उत्साह से, अदम ऊर्जा के साथ दूसरा भारत अमेरिका संबंधों की बात कही है, रखी है, साथ साथ चलने की बात है, ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मेरी एक बात रहेगी, क्योंकि अगर अमेरिका के व्यापार को देखें तो चाइना के व्यापार से थोड़ा अलग है। चाइना छोटी चीज़ें बनाता है, अमेरिका बड़ी चीज बनाता है, हथियार बेचता है। जब तक वो टेंशन क्रिएट नहीं करेगा दो देशों के बीच में, उसका हथियार का बिजनेस चलेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक बहुत बड़े व्यापार केंद्र है इसके काम के लिए, तो किसी भी हालत में पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अगर मैं केवल इंडिया की बात करता हूं, जैसा कि पहले सिक्योरिटी को लेकर के बात हो रही थी, तो चाइना उसको, पाकिस्तान को कवर कर लेगा। चाइना को कोई काम करने की जरूरत नहीं, उसने अपना बेस पाकिस्तान में बना लिया है। नहीं, जहाँ तक बेस की बात है, जो आप व्यापारिक समझौतों की बात कर रहे हैं, व्यापारिक हितों की बात कर रहे हैं, उसमें यदि आंकड़े देखा जाए ट्रेड रिलेशंस में, सुरजीत जी सवाल आपसे है, टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा 29.1% का ग्राफ है। उसके बाद डायमंड्स जो व्यापार है 25% के आसपास का है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ साथ एविएशन इंडस्ट्रीज़ में और ऑप्टिकल जो गुड्स हैं उसको लेकर के, इन तमाम जो पहलुओं पे बाकी ज़्यादा उत्साही डाटा नहीं है।
लेकिन जो उपलब्ध है उसमें इन जो ये जो है सेक्टर्स हैं उसमें हम कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस पर ऐसा कोई पिक्चर अभी कोई ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में चर्चा नहीं है, आगे बातचीत हो रही है, आगे निकलेगा और आने वाले दिनों फिर कल परसों वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो संभावनाओं की बात है सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो होने जा रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? इसमें सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि जितने भी व्यापारी यहाँ पर पूंजी लगाना चाहते हैं वो सबके सब यही शिकायत करते हैं कि आपके यहाँ पे ढांचा ही नहीं है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ट्रांसपोर्टेशन का ढांचा नहीं है, सप्लाई का ढांचा नहीं है। तो इन सब जगहों पर इतनी तेजी से अलग अलग मंत्रालयों में हम अपने देश में देख रहे हैं काम हो रहा है। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर उनकी जो प्राथमिक तौर पे जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ साथ एक और सवाल है कि यूएस स्पाइंग वाला जो मसला था जी, जो पिछले बार काफ़ी चर्चा में रहा, उसको लेकर सुदेश जी, समय बहुत कम है, अति संक्षिप्त, उसको लेकर क्या लगता है कि मोदी ने चर्चा की या बातचीत पर मुद्दा होगा या उसमें हम कुछ विजयश्री पाने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा जो मोदी जी ओबामा से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये लंबी मीटिंग है और ये मीटिंग हो रही है एजेंडा के साथ हो रही है, तो इसका आउटकम के लिए वेट करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस एक ह्यूमन रिलेशंस की तरह होता है, और जब जैसे आपको याद होगा कि राज कपूर की मूवी रशिया में देखी जाती थी, यहाँ मेरा नाम जोकर मूवी बनी थी जिसमें रशियन एक्ट्रेसेस ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी इंडिया और रशिया को बहुत क्लोज लाने के एक जरिया हुआ। उसी तरह जो केमिस्ट्री है लगता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड मिलने वाला अचीव होता है, यस, बहुत बड़ी बात है। तो उससे क्या होता है कि जो मानवीय रिश्ते हैं बहुत इंप्रूव करते हैं और इंटरनेशनल, हालांकि यहाँ कई एक्टर हॉलीवुड में काम कर चुके हैं, अमिताभ बच्चन हो, नसीरुद्दीन शाह हो, एक इंटरनेशनल मार्केट इंडिया को भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। चलिए, अब अच्छी बात है, देखते हैं कि अभी और आउटकम में जो है वास्तव में मोदी जी क्या दिल लेके गए थे और क्या लेके आते हैं। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही भी और दिल दिमाग की बात कही है। तो मोदी का जो 5 दिनों का जो अमेरिका दौरा है कई मामलों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जो स्वागत किया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कई करार होने की बात है, भविष्य का जो ताना बाना बुना गया है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों देशों के बीच शुरू हुआ ये नया रिश्ता कितना लंबा खींचेगा और कितना सुखद रहेगा, क्योंकि हमारे दोनों देशों की बड़ी सामता है, दोनों बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र है। महात्मा गांधी हमारे यहाँ हुए, मार्टिन लूथर किंग उनके शिष्य हुए, वहाँ शांति की बात हुई। विवेकानंद ने एक माइलस्टोन किया, उसी तारीख में दूसरे नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास बनाने की कोशिश की है। और इस इतिहास से हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को, खासकर दोनों देशों के बीच में रिश्ते कितने अच्छे निभते हैं और वो देखने की बात है, समझने की बात है और जानने की बात है। और आने वाले दिनों में हम उसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आज बस इतना ही। विजय कुमार राकेश को इजाज़त, और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए छतरपुर न्यूज़।